हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। इन अ सोसाइटी वेयर रूल ऑफ लॉ इज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ पॉलिटिक्स, ethical principle and justice becomes compromised. To what extent do you agree with this statement? And what are the ethical implications and consequences when the rule of law is undermined or superseded by rule of politics? Discuss with relevant examples from contemporary society. तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पूछा गया कि आप इससे अग्री करते हो। इसके बाद आपको उस स्टेटमेंट से ही एक और क्वेश्चन डिराइव किया गया है जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं। जब भी रूल ऑफ पॉलिटिक्स ये सुपरसीड करता है रूल ऑफ लॉ पे, तो आपको कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, एथिकल कॉन्सिक्वेंस वो बताने, और इसमें आपको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से एग्जाम्पल्स देने। तो ये तीनों चीजें आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो आपके मार्क्स ड्रॉप होंगे। तो इस आंसर को कैसे अप्रोच किया जाए, तो 3 पार्ट में हम आंसर को डिवाइड करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशनल अप्रोच रख सकते हैं, जहां पे हम ये जो दो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ पॉलिटिक्स, इनको हम डिफाइन करेंगे सिंपल तरीके से। बॉडी में 2 पार्ट हो सकते हैं अगेन, या इवन 3 पार्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। तो पहले हम जो है ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट होगा, इसको ब्रीफली करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंस और इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अगर एग्जाम्पल्स नहीं दे पाते आप तो उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और कंक्लूजन में हम सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं, या फिर कोड के साथ हम एंड कर सकते हैं। सोल्यूशन बेस्ड यानी जो भी एथिकल इश्यूज बताए गए उसको कैसे डील किया जा सकता है उसको हम ब्रीफली बताएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे कंक्लूजन, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। और कंक्लूजन कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से इसे अप्रोच किया जा सकता है। तो क्विकली देखते हैं क्या है हमारा सोल्यूशन, कैसा होगा हमारा सोल्यूशन। तो रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिकली जब गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस हाउसेस, सिटीजन्स, इनके एक्शन जो है वो गाइड होते हैं बाय सम लॉज, तो उसे हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ उस सोसाइटी में दिख रहा है। बट जब आर्बिट्री तरीके से चीजें चलती है, या जिसे एक अराजक सोसाइटी का हम रिप्रेजेंटेशन के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पे हर कोई इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहा है। या रैदर हम कह सकते हैं कि जो अगर गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो पॉलिटिशियंस है, ये अपने एक्शन को लॉ से नहीं बांध के रखते, या फिर अपने एक्शंस में कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, या इनके एक्शंस को गाइड करने के लिए लॉ नहीं, या लॉ का इस्तेमाल नहीं करते जब वो एक्ट करते, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। या उसे हम इस तरह भी शब्द देते हैं, रूल ऑफ पीपल कहते हैं, कि लोग जैसे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं वैसे चल रहे हैं, लॉ के हिसाब से नहीं चलते। तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल और सिटीजन्स एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। बट रूल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, जब आप पॉलिटिकल गेन के लिए लॉस को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, आर्बिट्रीली उसका इस्तेमाल करते हो, सेल्फिश वे में उसका उसका इस्तेमाल करते हो जस्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल गेन्स, तो उसे हम कहते हैं रूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसे हम सिंपली डिफाइन करेंगे। बॉडी में मैंने जैसे कहा कि पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है पहला जो स्टेटमेंट है, तो उसमें आप बताओगे कि जो सोसाइटी है उसमें जब रूल ऑफ लॉ रिप्लेस कर देता है रूल ऑफ पॉलिटिक्स को, तो एथिकल प्रिंसिपल्स और जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और ये हमें कैसे दिखता है, जब हम देखते हैं कि डिसीजंस और एक्शंस लिए जाते हैं बेस्ड ऑन पॉलिटिकल मोटिवेशन rather than some principles, जैसे कि impartiality, fairness, justice। इसके वजह से आप देखोगे जो इन लॉज का मोटिव है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, ये अंडरमाइन हो जाता है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही आपके लॉ के एप्लीकेशन को डिक्टेट करता है। यही इसका अर्थ है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम कि क्या क्या एथिकल इम्प्लीकेशंस है या इश्यूज है, रेदर एथिकल इश्यूज है जो हमें दिखाई देते हैं जब रूल ऑफ पॉलिटिक्स ये हावी हो जाता है रूल ऑफ लॉ पे। तो पहला इशू जो दिखाई देता है वो है कॉम्प्रोमाइज जस्टिस एंड इक्वालिटी। जब भी रूल ऑफ पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस होगा या उसकी बेसिस पे एक्शन होंगे इन दी पॉलिटिकल डोमेन और इन सोसाइटी इन जनरल, तो आपको दिखाई देगा कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा, जैसे कि एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फेवरेटिज्म, आपको नेपोटिज्म दिखाई देगा, आपको यहाँ पे बायसनेस दिखाई देगी। यानी हम उन्हीं लोगों को चाहेंगे जो कि हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या हमारे कास्ट, हमारे रिलीजन से जुड़े हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स ये सिर्फ एक
पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी आपको दिखाई देगा कि पावर छुपा हुआ होता है, वो आपके रिलीजन में छुपा हुआ होता है, आपके कास्ट में छुपा होता है, आपके सोशल बैकग्राउंड में छुपा होता है, आप किस जोग्राफिकल लोकेशन से आते हो, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो, इन सारी चीज़ों से आपकी जो है पावर वो सोसाइटी में दिखाई देती है। पावर का मतलब क्या है बेसिकली? पावर यानी आप किसी के एक्शन को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, और इन सारी चीज़ों से जो फैक्टर्स मैंने बताया आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाते हो, और यही आपकी पॉलिटिकल माइलेज बनाती है। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं इन प्रिंसिपल्स को, तो डेफिनेटली हमें ये एथिकल इशू दिखाई देता है व्हेन पॉलिटिक्स, रूल ऑफ पॉलिटिक्स इज बेसिकली सुपरसीडिंग रूल ऑफ व्हाट वी से रूल ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो कि जेसिका लार्ड मर्डर केस जो 1999 में हुआ था, इसको बाद में इसके ऊपर फिर बाद में आप देखोगे वर्डिक्ट आया था अराउंड 2006 के अराउंड, या 2000 अर्ली 2000 में इसके ऊपर वर्डिक्ट आया था जहाँ पे जस्टिस मिला था। बट ये जब केस हुआ था जहाँ पे एक बार टेंडर लड़की थी दिल्ली में, उसको गन डाउन किया था बाय अ पर्सन नेम मनु शर्मा। तो यहाँ देखा गया कि जब कार्रवाई हो रही थी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है, क्योंकि जो मनु शर्मा थे उनके जो पिता थे वो पॉलिटिशियंस थे, बड़े पॉलिटिशियंस थे। तो देखा गया कि जो विटनेसेस है उनको टैंपर किया गया था और हिंडर किया था डिलीवरी ऑफ जस्टिस। ये एक चीज वहां पे हमें दिखाई दी, बट अल्टीमेटली जस्टिस मिला जेसिका लाल को। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स, रूल ऑफ पॉलिटिक्स दिखाई देती है रेदर देन रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो ये सारी चीजें नहीं होती वहां पे, जैसे कि टैंपरिंग विद विटनेसेस और हिंडरिंग जस्टिस। तो ये एग्जांपल हो सकता है। सेकंड इशू जो दिखाई देता है, जब भी आप देखोगे कि रूल ऑफ पॉलिटिक्स ये हावी हो जाता है रूल ऑफ लॉ पे, तो वहां पे पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होता है। ये एक बहुत बड़ा एथिकल इंप्लीकेशन है। जब आप देखोगे कि रूल ऑफ पॉलिटिक्स वो बहुत ज्यादा आपको प्रेवलेंट दिखाई देगा, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा इंस्टीट्यूशन में। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। तो उस कंपनी के जो बिग शॉट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, इनको बहुत ही आसानी से दे कुड रन अवे फ्रॉम द कंट्री एंड गो टू देयर कंट्री। तो ये कैसे हो पाया? ये एलिज किया जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर के लोग हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने हेल्प किया था टू हेल्प दिस पीपल टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा कितने लोगों की जानें चली गई, और इसके कारण लोगों का ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट में, लीगल सिस्टम में और इवन कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी में नहीं रहा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जब भी रूल ऑफ पॉलिटिक्स ये हावी हो जाती है रूल ऑफ लॉ पे, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता इन चीजों में, जैसे कि गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, इवन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये हमें दिखाई देती है जब भी रूल ऑफ लॉ को रिप्लेस किया जाता है विद रूल ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि ये फॉस्टर करता है करप्शन, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यानी आप कुछ करप्ट प्रैक्टिस करेंगे और उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी, ये आपको पहले से पता है, तो आप बहुत ही धड़ल्ले से वो सारी चीजें करते हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो चल नहीं रहा है। अंडरमाइन करेगा ये ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल है हमारा रिसेंट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम जो मुंबई में हुआ था। बाकायदा एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी फॉर दी मार्टिर, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए, उनके वाइफ के लिए घर अलोकेट किए गए थे। बट वहाँ पे कौन जाके रह रहा था या उनको किसको अलोकेट हुए थे? जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने खुद को अलोकेट कर लिए थे। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है जब रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, सो वी कैन स्निफ करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद आप देखोगे कि जहां पे भी रूल ऑफ पॉलिटिक्स ये परपेचुएट करता है, वहां पे जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, उनका मार्जिनलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं या जो पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप है, वो अपने राइट्स और नीड्स को असर्ट करते हैं, और जो राइट्स एंड नीड्स है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इनको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, जैसे कि इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एग्जाम्पल है वेदांता का जो इशू हुआ था, उड़ीसा में नियामगिरी फॉरेस्ट है, यहाँ के फॉरेस्ट पे माइनिंग के राइट्स प्रोवाइड किए गए थे टू वेदांता बॉक्सिट माइनिंग ग्रुप, और आदिवासी कम्युनिटीज ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे राइट्स जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आते, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उनको राइट्स प्रोवाइड किए थे, इनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी कम्युनिटी के पक्ष में जो है डिसीजन दिया। तो हम देख सकते हैं जब रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स दिए गए, उन्हीं को फॉलो नहीं किया जा रहा है, रादर रूल ऑफ पॉलिटिक्स जो पावरफुल है उनका काम सही से हो रहा है, बहुत ही इजीली हो रहा है विदाउट माइंडिंग अबाउट द रूल्स। तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि मार्जिनलाइजेशन और इनजस्टिस बढ़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब रूल ऑफ लॉ नहीं आपको दिखाई देती सोसाइटी में, वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, ये वीकन हो जाती है। हमें सबको पता है कि
जो हमारी पॉलिटिक्स है या हमारी गवर्नमेंट है या हमारा स्टेट है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। डेफिनेटली हम इवन मीडिया को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं और ये सारे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। जब भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करता है या दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जो जुडिशरी है वो उनको चेक में रखती है। जब भी एग्जीक्यूटिव जब ज़्यादा या हम कह सकते हैं लॉ को या रूल ऑफ लॉ को हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ को अप्लाई नहीं करता, तो लेजिस्लेचर जो है एक्शन ले सकती है। पार्लियामेंट में उनको बुलाया जा सकता है, उनको रिप्रिमांड किया जा सकता है। इवन जुडिशरी बुलाती है एग्जीक्यूटिव को, शो कॉज नोटिस भेजती है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि चेक एंड बैलेंस है, ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। बट जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तो जो कि कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, तो हमें ये चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आते हैं फ्रॉम सोसाइटी। सेपरेशन ऑफ पावर, इम्पार्शलिटी, ये भी कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखाई देती है। ये सबवर्ट करती है और डेमोक्रेसी को इरोड करती है, इंटीग्रिटी हिंडर करती है, सिटीजन के पार्टिसिपेशन को, अकाउंटेबिलिटी को और सिविल लिबर्टीज को। तो ये सारे इश्यूज हमें दिखाई देते हैं। इसके भी आप कुछ एग्जांपल्स अपने एंड से जोड़ सकते हो, तो मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि आप भी अपने एंड से इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने का जो फायदा है वो ये है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो कि आपको कौन से एग्जाम्पल्स कहाँ पे इस्तेमाल करने। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो उसमें एग्जाम्पल्स जो है हर एक के लिए कंटेम्प्रेरी एज वेल एज अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स रखिए, ताकि आप तुरंत उसको डिप्लॉय कर पाओ अपने आंसर्स में और वही आपको ज्यादा फेच कर पाएंगे मार्क्स। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि आप शुरुआत में अग्री कर सकते हो कि हाँ, जब ऐसा होता है, जब रूल ऑफ लॉ के ऊपर रूल ऑफ पॉलिटिक्स हावी होती है, देन इट कॉम्प्रोमाइजेस सम एथिकल प्रिंसिपल्स। या आप एंड में भी बता सकते हो कि हाँ, स्टेटमेंट जो बताया गया रूल ऑफ लॉ विद रूल ऑफ पॉलिटिक्स, ये कॉम्प्रोमाइज करता है एथिकल प्रिंसिपल्स, ये होल्ड ट्रू करता है और इसके एथिकल इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा है। ये गवर्नेंस को, अकाउंटेबिलिटी को और सोशल वेलबींग को अफेक्ट करता है। इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं, जो भी चीजें हमने बात की है कि जो गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है या फिर सोशल वेलबींग है, इन सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है जब हम रूल ऑफ लॉ से नहीं चलते। और आप कोट भी कर सकते हो एरिस्टोटल को। इसका इम्प्लीकेशन, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? रेवोल्यूशन। जब भी इनजस्टिस होता है, रूल ऑफ लॉ अगर नहीं चल रहा है कहीं पे, तो वहां पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है जस्टिस का। वहां पे इनजस्टिस आपको दिखाई देगा और फिर इनजस्टिस को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। फेयरनेस, करप्शन, ये वाली सारी चीजें जो है वो इनजस्टिस को लीड करती है। सो एरिस्टोटल ने कहा है जब भी इनजस्टिस होता है, इट लीड्स टू रेवोल्यूशन। वो हो सकता है जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। हमने देखा है ये इवन हिस्ट्री में, जैसे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे आप देखोगे एक्सेस हुआ था। जो वहां के किंग थे लुइस और उनकी वाइफ थी, वो एक्सेस कर रही थी और वो रूल ऑफ लॉ को जो है अप्लाई नहीं कर रही थी, रैदर आर्बिट्री रूल ऑफ लॉ वहां पे चल रहा था। तो इट कैन लीड टू रेवोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? सोसाइटी मस्ट प्रायोरिटाइज रूल ऑफ लॉ। उन्होंने इंस्टीट्यूशन को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए और एथिकल स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करने चाहिए। तो हमने सोल्यूशंस भी दे दिया, इसके अलावा हमने कोट भी कर दिया और अग्री भी कर लिया कंक्लूजन में। तो अग्री पार्ट आप शुरुआत में भी कर सकते हो, ताकि आपने एक अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करा है, यानी आपने अपना जो है वर्डिक्ट दिया, उसके बाद में आप उसके रीजंस दे रहे हो थ्रू एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव एथिकल कॉन्सिक्वेंस। इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो क्विकली हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या देखा। बेसिकली हमने क्वेश्चन को देखा, उसको ब्रेक किया दो पार्ट में, स्टेटमेंट और जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशनल अप्रोच इस्तेमाल की, बॉडी में हमने पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, उसके एथिकल इंप्लीकेशंस बताए, कंक्लूजन में हमने एक्शनेबल सॉल्यूशन बताए, बट एट द सेम टाइम हमने कोट भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस तरह से इस आंसर को अप्रोच किया जा सकता है। तो क्विकली मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो या आप नेक्स्ट ईयर भी मेंस देना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाना चाहते हो, तो एक मेंस क्रैश कोर्स है जो स्लीपी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही किफ़ायती दाम में, या हम कह सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो इसमें क्या आपको मिलेगा? बेसिकली जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं और आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, 5 क्वेश्चन डेली, थीम वाइज क्लासेस होंगे, स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है वो इंश्योर किया जाएगा, मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मास्टर क्लास मिलेगा आपको ऑन एथिक्स एंड ऐसे, फ्री एक्सेस टू लाइव आंसर राइटिंग और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप फोकस करें ऑन दी आंसर राइटिंग्स की, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे अगेन आपको जो है 12 को टेस्ट मिलेंगे, 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट। टेस्ट जो है वो यूपीएससी पैटर्न के होंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेंटरशिप मिलेगी थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसके अलावा लाइव डिस्कशन भी होगा इन आंसर्स का और आपके फीडबैक्स
भी लिए जाएंगे, डिटेल और टाइमली इवैल्यूएशन होगा, मास्टर क्लास ऑफ एथिक्स एंड ऐसे वो भी मिलेगा, और फ्री एक्सेस होगा टू लाइव आंसर राइटिंग। तो लाइव आंसर राइटिंग जो है वो दोनों जगह पे आपको मिलेगा, इवन जो मास्टर क्लास है ऑफ एसे एंड एथिक्स वो भी आपको मिलेगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर एज वेल एज यू कैन मेल अस। So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.